हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे पैराफेरेंजियल एब्सेस के बारे में। तो पैराफेरेंजियल स्पेस आपको समझ में आता होगा क्योंकि आपने बेसिक एनाटॉमी से अपनी इतना तो क्लियर होगा कि पैराफेरेंजियल एब्सेस कहाँ होता है, ठीक है ना। तो पैराफेरेंजियल एज इन जो स्पेस बिटवीन आपका, जो अगर आपने बेसिक एनाटॉमी अगर आपको पता है कि यहाँ से बक्कोफेरेंजियल फेशिया से आपका मीडियल टाइगॉइड के बीच में जितनी भी स्पेस होती है उसको कहते हैं पैराफेरेंजियल स्पेस, राइट। तो हम इसके अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो इन्फेक्शन ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस कैन ऑकर फ्रॉम, तो इन्फेक्शन ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस कैसे कहाँ से हो सकता है। एक तो देखो फेरिंक्स से हो सकता है, ठीक है ना। फेरिंक्स से बिकॉज ये एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल हो जाए, ठीक है ना, एडिनॉइड का या बस्टिंग ऑफ पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कुछ ऐसा हो जाए तो ये फेरिंक्स से भी हो सकता है। मतलब कि फेरिंक्स का ही है एक तरीके से पार्ट, ठीक है। फेरिंक्स से भी हो सकता है एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल, एडिनॉइड, बस्टिंग ऑफ पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, राइट। टीथ से हो सकता है, डेंटल इन्फेक्शन यूजली कम फ्रॉम द लोअर लास्ट मोलर ऑफ टूथ, ठीक है। टीथ से हो सकता है। ईयर से हो सकता है बेसोल्ट एब्सेस एंड पेट्रोसाइटिस। बेसोल्ट एब्सेस समझते हो, एक बेसोल्ट एब्सेस होता है, एक साइटलीज एब्सेस होता है, राइट। एक पोस्टीरियर डायगेस्टिक मसल में होता है, एक मैस्टोइड मसल में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टर्नोक्लिटोमेस्टोइड में, सॉरी, बेसोल्ट्स होता है, राइट। और अदर स्पेसिस में क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस ऑफ पैरोटिड हो सकता है, रेट्रोफेरेंजियल और सब मैक्सिलरी स्पेसिस में ये कॉमन होता है, ठीक है ना। पैराफेरेंजियल एब्सेस से भी यहाँ से भी हो सकता है। एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण से, जैसे पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ नेक, इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया ऑफ फॉर टॉन्सिलेक्टमी या मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक, इन सब केसेस में भी हो सकता है। इसी क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग बात करें। क्लिनिकल फीचर डिपेंड ऑन द कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट का, क्या कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से क्लिनिकल फीचर डिपेंड करेगा। द डिफरेंस इन क्लिनिकल फीचर अराइजेस ड्यू टू एनाटॉमिकल कंटेंट्स ऑफ दीज सब स्पेसेस। क्या डिफरेंस रहेगा क्लिनिकल फीचर में, तो उसका एनाटॉमिकल कंटेंट के कारण से, ठीक है ना। तो एंटीरियर पैराफेरेंजियल स्पेस कंटेन्स फैट which in the pressure of infection may liquefy, develop into pus and hence abscess formation. एंटीरियर पोर्शन में अगर होगा तो एंटीरियर पोर्शन मोस्टली फैट होता है, राइट। अगर यहाँ पे प्रेशर होगा, कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो जो फैट है ये लिक्विफाई करेगा। अब लिक्विफाई करेगा तो एब्सेस बनाएगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विफाई करके पस में डेवलप करेगा, पस क्या करेगा, एब्सेस कराएगा, राइट। द पोस्टीरियर पैराफेरेंजियल स्पेस इज रिच इन lymph node and vessels and is suggested that infection in this space cause lymphadenitis but is less likely to develop into abscess formation. जो पोस्टीरियर पैराफेरेंजियल स्पेस है, राइट, अपना उसमें लिम्फ नोड एंड वेसल्स ज़्यादा होते हैं, राइट। अब लिम्फ नोड एंड वेसल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे एब्सेस का ज़्यादातर हम लोग एब्सेस नहीं देखते, दिस लेस चांसेस ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। यहाँ पे लिम्फेडेनाइटिस का ज़्यादा केसेस होता है। इन द स्पेस कॉजेज लिम्फेडेनाइटिस मोर, राइट, नॉट एब्सेस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंटीरियर कंपार्टमेंट इन्फेक्शन। एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं, प्रोड्यूस अ ट्रायड ऑफ सिम्टम्स, कुछ एक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स करते हैं। प्रोलैप्स ऑफ टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा, यहाँ पे प्रोलैप्स होगा टॉन्सिल का और टॉन्सिलर फोसा का। ट्रिस्मस होगा ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल। एक्सटर्नल स्वेलिंग बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ, दिस इज मार्क्ड ओडाइनोफीजिया एसोसिएटेड विद इट, राइट। तीन चीज़ें होती हैं, पेट से आ सकते हो, पेट PET, ठीक है ना, पिट से याद कर सकते हो, ठीक है। प्रोलैप्स क्या किसका होगा, टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा का। यहाँ पे प्रोलैप्स होगा एंटीरियर कंपार्टमेंट में, ट्रायड में क्या क्या होगा, प्रोलैप्स ऑफ टॉन्सिल एंड टॉन्सिलर फोसा, ठीक है ना। ट्रिस्मस हो सकता है, ऑब्वियसली ट्रिस्मस किस कारण से होता है, ट्रिस्मस स्पाज्म ऑफ मीडियल टेरिगॉइड। और एक्सटर्नल स्वेलिंग हो सकती है, एक्सटर्नल स्वेलिंग, ठीक है ना, लिखा है यहाँ पे बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ, राइट। और ओडाइनोफीजिया इसके साथ एसोसिएटेड, ओडाइनोफीजिया एज इन जहाँ पे पेन ऑन स्वेलिंग, राइट, स्वेलिंग पे पेन हो तो उसी को ओडाइनोफीजिया। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट प्रोड्यूसेस। अब देखो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी नर्व्स होती हैं 9, 10, 11, 12, इसके अलावा एक आर्टरी होती है और सिम्पैथेटिक चेन होती है, राइट, ठीक। तो वहाँ भी क्या होगा बेसिकली, अगर बल्ज ऑफ फेरिंग्स आएगा, बल्ज ऑफ फेरिंग्स बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक बल्ज होगा, ठीक है ना। बल्ज ऑफ फेरिंग्स बिहाइंड द पोस्टीरियर पिलर के पीछे आपका फेरिंग्स में बल्ज मिलेगा, राइट। और आपको क्या देखिएगा, पैरालिसिस ऑफ 9, 10, 11, 12 नर्व का और सिम्पैथेटिक चेन का पैरालिसिस मिलेगा, वहाँ पे ये सब नर्व इन्वॉल्व होती है। स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड रीजन, दिस इज मिनिमल ट्रिस्मस और टॉन्सिलर प्रोलैप्स। यहाँ पे टॉन्सिलर प्रोलैप्स का चांसेस बहुत कम रहते हैं, ट्रिस्मस भी नहीं होता है, लेकिन स्वेलिंग होगी पैरोटिड ग्लैंड में, ठीक है ना। वहाँ पे प्रोलैप्स और टॉन्सिलर फोसा होता था, ट्रिस्मस होता था, एक्सटर्नल स्वेलिंग बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ, एक्सटर्नल स्वेलिंग जो हो सकती है बिहाइंड द एंगल ऑफ जॉ में हो सकती है, ठीक है ना। तो फीवर, ओडाइनोफीजिया, सोर थ्रोट, टॉर्टिकोलिस ड्यू टू
spasm prevertebral muscles and signs of toxemia are common to both the compartment. जो ये फीवर है ओडाइनोफेजिया, एज दिस इज अ काइंड ऑफ एब्सिस, राइट, तो फीवर ओडाइनोफेजिया हो सकता है, स्टोर थ्रोट होते हैं, टॉर्टिकोलिस एज इन स्पाज्म होता है, ठीक है, टॉर्टिकोलिस बेसिकली स्पाज्म होता है, गर्दन को फ्लेक्स करने में दिक्कत होती है ड्यू टू स्पाज्म प्रीवर्टेबल मसल्स एंड साइन ऑफ टॉक्सेमिया आर कॉमन टू बोथ द कंपार्टमेंट, और साइंस ऑफ टॉक्सेमिया जो होते हैं कॉमन होते हैं दोनों कंपार्टमेंट में, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों, ठीक है। तो बेसिकली पैराफेरेंजियल एब्सिस जो होता है दो तरीके में होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में फैट ज़्यादा होता है तो वो लिक्विफाई करेगा, वो पस के फॉर्म में बनाएगा, लेकिन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपका वेसल्स और लिम्फ होते हैं, राइट, तो वेसल्स और लिम्फ है तो ऑब्वियसली वो एब्सिस तो बनाएंगे नहीं, वो लिम्फेडेनाइटिस कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, राइट। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सीटी, कॉन्ट्रास्ट सिनेंसी सीटी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सिनेंसी सीटी स्कैन विल रिवील द नेक एक्सटेंट ऑफ लीजन, तो ये एक्सटेंट ऑफ लीजन ये बता देगा सीटी स्कैन, राइट। एमआरआई करा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टेरियोग्राफी करा सकते हैं, इज यूजफुल फॉर द थ्रोम्बोसिस ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन एनेरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन होती है, ठीक है ना, अगर उसमें कुछ थ्रोम्बस या ऐसा कुछ दिक्कत हुई तो उसके कारण से जो भी दिक्कत अपने को समझ में आती है ये हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं ऑन, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे देखो आर्टेरियोग्राफी का क्या सिग्निफिकेंस होता है। आर्टेरियोग्राफी बेसिकली हम लोग को ये बताता है कि हाँ इसमें इस बंदे में जो भी मतलब इस बंदे में क्या दिक्कत हो सकती है बंदे को, ठीक है ना। इंटरनल कैरोटिड में अगर बालों की थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड में अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो दिक्कत होगी, तो एमआरआई पे समझ में आ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स का बेसिकली खासा उपयोग है यहाँ पे, आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, मे बिकम नेसेसरी टू कम्बैट इन्फेक्शन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स शुड बी एबल टू इफेक्ट बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये लिख लेना कि हाँ एनोरोबिक और एरोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों को इफेक्ट करना चाहिए और ये नेसेसरी टू कम्बैट इन्फेक्शन होने चाहिए। एंटीबायोटिक सिलेक्टेड फॉर ट्रीटमेंट एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सीक्लैव दे सकते हो, इमीपेनम और मीनोपेनम अलॉन्ग विद क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ये सब दे सकते हैं। जेंटामाइसिन यूज फॉर ग्राम नेगेटिव। सेंसिटिविटी ऑफ एंटीबायोटिक शुड डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, राइट। सेंसिटिविटी हम लोग को डिटरमाइन करेगी कौन सा हमको एंटीबायोटिक देना है, राइट। तो ये बेसिकली बात रही कि मतलब क्या हमें करना है, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो है एमॉक्सीक्लैव दे सकते हो, इमीपेनम, मेरोपेनम, क्लिंडामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब दे सकते हो, राइट, जो भी अपना इसमें देना है। और जेंटामाइसिन इज यूज फॉर ग्राम नेगेटिव, ये सब जानते हो फार्मा के नॉलेज से। और सेंसिटिविटी ऑफ एन एंटीबायोटिक शुड डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, राइट। समझ आती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और क्या करा सकते हैं। ड्रेनेज जो एब्सेस, ओके, इंसिजन एंड ड्रेनेज कर सकते हैं, यूजुअली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ओके। इफ द ट्रिस्मस इज मार्क्ड, अगर ट्रिस्मस बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड है तो प्री ऑपरेटिव ट्रेकियोस्टमी बिकम्स मैंडेटरी। अगर हम अगर देखो यहाँ पे ट्रिस्मस अगर मार्क्ड हो गया, राइट, तो क्या होगा कि जो प्री ऑपरेटिव ट्रेकियोस्टमी है वो हो जाएगी मैंडेटरी आपके लिए करना। अगर ट्रेकियोस्टमी नहीं करोगे तो बंदे को दिक्कत हो जाएगी कि हाँ ट्रिस्मस अगर मार्क्ड है तो बंदा भाई वो सांस भी नहीं ले पाएगा, तो उसको प्री ऑपरेटिव ट्रेकियोस्टमी हमें करनी पड़ेगी। ट्रिस्मस अगर मार्क्ड है, प्री ऑपरेटिव ट्रेकियोस्टमी इज मस्ट। Abscess is drained by horizontal incision made 2 to 3 centimeter below the angle of mandible, राइट। एब्सेस कैसे हमको ड्रेन करना है, एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन मारना है, ठीक है ना, कहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो द एंगल ऑफ मैंडिबल। ब्लंट डाइसेक्शन along the inner surface of medial pterygoid muscles towards the styloid process is carried out एंड एब्सेस इवैक्यूएटेड, राइट। तो एक ब्लंट डाइसेक्शन कराएंगे कहाँ से, इनर सरफेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल से। इनर सरफेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड मसल समझ रहे हो आप, टुवर्ड्स द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाएगा ये वाला, मैस्टॉइड टू स्टाइलॉइड, ठीक है ना। तो मैस्टॉइड से टुवर्ड्स स्टाइलॉइड जाएगा, ठीक है। मैस्टोस्टाइलॉइड मतलब कि इंसिजन देना है कहाँ पे, इनर सरफेस ऑफ मीडियल टेरिगॉइड पे, एंड एब्सेस इज इवैक्यूएटेड आउट। अ ड्रेन इज इंसर्टेड इन, आप देखो एब्सेस निकालना है तो तुम्हें ड्रेन तो डालना पड़ेगा ना। ट्रांसओलर ड्रेनेज शुड नेवर बी डन ड्यू टू डेंजर ऑफ इंजरी टू ग्रेट वेसल्स विच पास थ्रू दिस स्पेस, राइट। अब हमें क्या करना है, ट्रांसओलर ड्रेनेज कभी भी नहीं करना है हमें। ड्रेन तो डालना है लेकिन ट्रांसओलर नहीं, क्योंकि वो अगर करोगे तो तुम ग्रेट वेसल्स की इंजरी को मतलब वो प्रीडिस्पोज कर दोगे कि जो इस स्पेस से जाती है। APS, anterior parapharyngeal space and posterior parapharyngeal space infections have different clinical courses and can be managed differently with a more conservative approach possible in posterior parapharyngeal space, and aggressive surgical drainage of pus is required in anterior parapharyngeal space, right। क्यों कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स और वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट जाता है, यहाँ पे फैट का इन्वॉल्वमेंट जाता है। फैट का इन्वॉल्वमेंट जाता है तो ऑब्वियसली अगर फ्लैट होगा तो एब्सेस बनेगा, एब्सेस विल लीड टू लॉट ऑफ पेन, राइट। इट विल लीड टू लॉट ऑफ
पेन इन द केसेस ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस, राइट। तो हमें ज़्यादा एग्रेसिव जो है ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा एंटीरियर पैराफेरेंजियल स्पेस में, क्योंकि अब वहाँ पे तो फैट है, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, हमें तो फट से इंसिजन मारो निकाल लो। लेकिन हमें कंजर्वेटिव क्योंकि देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं, तो वहाँ पे अगर सर्जिकल प्रोसीजर का थोड़ा सा हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ पैरालिसिस ऑफ दीज नर्व्स और आर्टरीज, राइट। तो इनको हमें देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ों का ख्याल में बातों को रखना पड़ेगा, राइट। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट एडीमा ऑफ लैरिंग्स विद रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट एडीमा हो जाए लैरिंग्स का, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन करा दे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ जुगुलर वेन विद सेप्टिसीमिया, जुगुलर वेन का थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाए विद सेप्टिसीमिया के साथ में। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में आपका स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है ना, ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में भी जा सकते हैं। रेट्रोफेरेंजियल मतलब बिहाइंड द फेरिंग्स, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ जुगुलर वेन विद सेप्टिसीमिया, ऑब्वियसली ये जुगुलर वेन में जा सकते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू मीडियास्टिनम ऑन द कैरोटिड स्पेस, कैरोटिड स्पेस के थ्रू ये मीडियास्टिनम में भी जा सकता है। माइकोटिक एन्यूरिज्म ऑफ कैरोटिड आर्टरी फ्रॉम वीकनिंग ऑफ इट्स वॉल बाय पुरुलेंट मटेरियल, इट में इन्वॉल्व कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, आईसीए को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो इन सब आर्टरी को ये इन्वॉल्व कर सकता है, राइट। कैरोटिड ब्लो आउट विथ मैसिव हेमरेज, यहाँ पे कैरोटिड ब्लो आउट हो सकता है मैसिव हेमरेज के साथ। एक्यूट फेरेंजियल परफोरेशन सेकेंडरी टू सर्वाइकल नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, ठीक है ना। ये एक्यूट फेरेंजियल परफोरेशन करा सकता है सेकेंडरी टू सर्वाइकल नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, ये एक डिजीज़ होती है जो कि एक्यूट फेरेंजियल परफोरेशन इसके थ्रू ये हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत चमका होगा और आपको समझ में आया होगा। बेसिक एनाटॉमी अगर आपको क्लियर है तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर बेसिक एनाटॉमी नहीं क्लियर है तो बेसिक एनाटॉमी क्लियर कर लो, ठीक है ना। आपको ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एब्सेस में आपको बेसिक एनाटॉमी मैंने समझाई है, ठीक है ना। वहाँ से अगर आपको नहीं क्लियर होता, नहीं चमकता है तो वहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार क्योंकि वो डायग्राम तो मैं समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है। अगर वो बार बार मैंने डायग्राम ही समझाने बैठ गया तो आपका इतना टाइम बर्बाद होना है, केवल वो टाइम का वेस्टेज है बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत चमका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।